नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस के पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पे देखेंगे आज पुलिस डायरी क्या होती है, चार्जशीट क्या होता है, मृत्यु समीक्षा अगर यानी कि अननेचुरल डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की तो किस प्रकार से वहाँ पे रिपोर्ट की जाती है, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बात करें अगर पार्ट 1 की, पार्ट 1 हमने कवर किया था जहाँ पे हमने देखा था एफआईआर क्या होती है, एफआईआर किस प्रकार से दर्ज की जाती है, ई एफआईआर के बारे में भी हमने देखा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखा था कि एफआईआर अगर दर्ज नहीं करता पुलिस वाला तो वहाँ पे आपके पास क्या रेमेडी बचती है, तो उसको हमने केस लॉ के माध्यम से देखा था। आज भी हम यहाँ पे केस इंपॉर्टेंट कुछ केस लॉ है उसके माध्यम से भी यहाँ पे देखेंगे, तो बने रहेंगे इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर 13 के। तो यहाँ पे जो हमारा आज का सेशन स्टार्ट होने वाला 183 से। अब 183 का जो स्टेटमेंट है वो पहले हमारे सीआरपीसी में कहाँ पे रिकॉर्ड होता था, 164। आप कहते थे ना 164 का बयान है, 161 का बयान है, तो 161 वाला बयान कौन सा होता था जो अब 180 में लिया जाता है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, 164 वाला जो स्टेटमेंट है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट लेता है। कहाँ पे ये न्यायालयीन कथन होते हैं वहाँ पे लिया जाता है। अब बात करते हैं अगर कन्फेशन की संस्वीकृति की, संस्वीकृति क्या होती है, तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट अगर 1872 वाली की बात करते हैं तो उसमें कौन सा धारा था, उसमें सेक्शन 24 था। वहीं अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, बीएसए की बात करते हैं, तो उसका सेक्शन 22 है। इसमें क्या बताया गया था, कन्फेशन बताया गया, जिसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई किसी मामले में यानी उसने अपराध किया है, जैसे ए है, ए अपराध करता है और ये अपना मामले को क्या करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है कि उसने अपराध किया है, लेकिन ये कब माना जाएगा कि वह संस्वीकृति है, ये तब माना जाएगा जब ये स्टेटमेंट दे रहा है उसको ना तो कोई उत्प्रेरणा दिया गया हो, ना धमकी दिया गया हो, ना ही कोई वचन दिया गया हो। जो अपराधी व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है, वो स्वयं से स्वेच्छा से क्या कर रहा हो, अपने मामले को, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हो, तो ये क्या कहलाता है, संस्वीकृति कहलाता है। यानी कि अपने अपराध को, जो अपराध उसने किया है उसको कबूल कर लेना। ये किसके समक्ष होना चाहिए, ये मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए। अगर पुलिस वाले के समक्ष यहाँ पे कोई कबूल करता है तो वो साबित कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बाद में हो सकता है वो मुकर जाए कि मैंने तो ये सब किया ही नहीं था, पुलिस वालों के जोर जबरदस्ती के कारण किया था मैंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन होगा। अब बात करते हैं अगर सेक्शन 183 की, तो पहले आपका सेक्शन 164 में होता था रिकॉर्ड, कौन सा, कन्फेशन यानी संस्वीकृति। अब इसमें एक चीज़ और शामिल है, कथन, यानी कि संस्वीकृति तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट होता है वो भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड कौन करेगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, वह मजिस्ट्रेट करेगा, उस जिले का मजिस्ट्रेट करेगा जिस जिले के अंतर्गत अपराध की इत्तिला को रजिस्ट्रीकृत किया गया हो। जैसे ए है, ए ने क्या किया, एक एफआईआर रजिस्टर करवाता है कि वहाँ अपराध हुआ है। अब जिस जिले में अपना इसने क्या किया, एफआईआर दर्ज करवाई है, उस जिले का ही कोई मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसमें चाहे उसको अधिकारिता हो या ना हो, यानी कि जो अपराध हुआ है उसका ट्रायल वह कोर्ट कर सकता हो या नहीं कर सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई दूसरा उसका ट्रायल करे, दूसरा कोर्ट को जुरिडिक्शन हो। तो यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि चाहे उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या अधिकारिता ना हो, फिर भी वो क्या कर सकता है, ये संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, बात ये आती है। तो कब करेगा, जब अन्वेषण चल रहा हो, यानी अन्वेषण कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करते हैं। तो जब पुलिस वाले क्या करते हैं, अपना जांच कर रहे होते हैं, यानी कि अन्वेषण कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उसी दौरान अगर अभियुक्त जो है, अपना आरोपी जो है, वो अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता है, तो पुलिस वाले कहाँ ले जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, ताकि वो क्या किया जा सके, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जा सके। क्योंकि पुलिस वालों के समक्ष किया गया संस्वीकृति तो उसको साबित किया नहीं जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। कौन सा मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए। अब वहीं अगर हम बात करते हैं, ये तो बात होगी अन्वेषण के दौरान। दूसरा एक चीज़ और कहता है कि अगर जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय तक ये किया जा सकता है, संस्वीकृति को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही जांच या विचारण प्रारंभ हो गया उसके बाद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये कंडीशन जोड़ देता है कि अन्वेषण के दौरान किया जा सकता है या फिर जांच विचारण प्रारंभ होने के पहले, यानी कि जब इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट होने वाली है उससे पहले किसी भी समय वहाँ पे क्या किया जा सकता है, संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित किया जा सकता है, जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसका।
वहीं अगर बात करें तो पॉक्सो की, आप जानते होंगे पॉक्सो की धारा एक सेक्शन 25 है, यानी सेक्शन 25 पॉक्सो में इसी तरह का कुछ प्रोविजन वहाँ पे बताए गए, वहाँ पर भी कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड करने की बात किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे क्या किया गया कि अन्वेषण के दौरान अपराधी को ले जाया गया मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन अब परंतु एक चीज़ और जोड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अब जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य या दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, संस्वीकृति या कथनों को अभिलिखित किया जा सकता है। अब कौन नहीं करेगा तो उसके बारे में भी दूसरा परंतु बताता है, दूसरा प्रोविजो बताता है। अब मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको क्या किया गया है, किसी विशेष, हो सकता है कोई विशेष परिस्थितियों के लिए या फिर किसी विशेष मामले के लिए उसको मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है और वो मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे ये संस्वीकृतियों को या कथनों को अभिलिखित नहीं कर सकता। अब वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि पुलिस अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई है कोई संस्वीकृति रिकॉर्ड नहीं करेगा, अभिलिखित नहीं करेगा। केवल और केवल कौन करेगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वही क्या करेंगे, यहाँ पर संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करेंगे। आगे बात समझ में, तो संस्वीकृति क्या होती है समझ में आया। संस्वीकृति कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है जिस जिले में क्या किया गया है, अपराध किए जाने की इत्तिला रजिस्टर की हुई है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अपराध किया गया, अपराध किए जाने के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है जिस जिले में, वहाँ पे क्या किया जाएगा, उस जिले का मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो, ऐसा संस्वीकृति या कथन को रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे जब ये रिकॉर्ड कर लेता है ना, अगर मान लीजिए उसको पावर नहीं है विचारण करने की उस मामले में, तो क्या करेगा, तो जिस कोर्ट को पावर है ना, उस कोर्ट को फिर वही पूरा लिख कर भेज देगा, ठीक है ना, मामले को ट्रांसफ़र कर देगा। ये कहाँ पे लिखा है, इसी धारा के सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि अगर उसको विचारण करने की पावर है तब तो ठीक है, उसने रिकॉर्ड किया संस्वीकृति को, कथन को, सभी रिकॉर्ड रखे रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसको विचारण करने की पावर नहीं है, फिर भी उसने संस्वीकृति को रिकॉर्ड किया है, तो क्या करेगा, क्लॉज 7 के तहत उसको मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज जो हमारा है वो क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व संस्वीकृति करने वाले को समझाएगा। अब मान लीजिए जैसे ए है, ठीक है, बी नाम का मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया गया, ए को पुलिस वाले लेके गए कि ए जो है संस्वीकृति करना चाहता है, अपने आरोप को स्वीकार करना चाहता है। तो जो बी है यानी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, संस्वीकृति लिखने से पहले, अभिलिखित करने से पहले ए जो है, ए को जो अपराधी है उसको समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि भैया तुम जो संस्वीकृति कर रहे हो उसको करने के लिए आप आबद्ध नहीं हो, आप चाहो तो करो, ये चाहो तो आप विचारण करवा सकते हो बाद में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आप ये संस्वीकृति करोगे, जो कथन आप करोगे, संस्वीकृति करोगे, वो आपके विरुद्ध क्या होगी, एक साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है और उस साक्ष्य के आधार पर हो सकता है आपको सजा भी हो जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ समझाई जाएगी। और मजिस्ट्रेट को जब तक ये नहीं लगता कि जो ए है वो स्वेच्छा से यहाँ पे क्या कर रहा है, संस्वीकृति कर रहा है, जब तक विश्वास नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे अभिलिखित नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे लगता है बी यानी मजिस्ट्रेट साहब को कि यहाँ पे स्वेच्छा से किया जा रहा है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा संस्वीकृति को, या फिर जो स्टेटमेंट है उसको। उसके बाद थर्ड क्लॉज कहता है कि संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर यदि कथन करता है, अगर मान लीजिए कोई अभियुक्त है, ठीक है ना, जो संस्वीकृति करना चाहता है, संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो जाता है और वो कहता है कि मैं ये कथन करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या कथन करना चाहता है कि वह संस्वीकृति करने का इच्छुक नहीं है। संस्वीकृति करने का इच्छुक नहीं है का मतलब क्या है कि वो विचारण चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने उसे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, तो फिर वो क्या करना चाहेगा, वो विचारण चाहेगा कि इसकी में आगे ट्रायल चलाया जाए। तो जब यहाँ पे ऐसा कथन करेगा तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं तो वो क्या करेंगे, फिर पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेंगे, उसको जेल में नहीं भेजा, कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा फिर, क्योंकि वहाँ पे वो स्वेच्छा से वो करना ही नहीं चाहता, यहाँ पे संस्वीकृति वो इच्छुक ही नहीं है, तो फिर उसको पुलिस कस्टडी में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसको जमानत पर छोड़ देंगे, जमानत देना चाहे जमानती अपराध हो तो, ठीक है। बाकी जैसी आगे की प्रोसीडिंग होती है बाकी वैसी प्रोसीडिंग यहाँ पर चलेगी। ये हो गया। उसके बाद आता है बाकी 4, 5, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए लेके नहीं आया। 6 सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जिसके विरुद्ध बीएनएस की धारा
अब यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता की धारा की बात करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71, 74 से 79 एवं धारा 124। धारा 124 क्या बात करती है? एसिड अटैक के बारे में बात करता है। और 71 से 74 और 71, 74, 79 ये सारी बात किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपका रेप से संबंधित मामले में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इन धाराओं के बारे में अगर कोई अपराध किया गया है या फिर इनके करने के प्रयास के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, कोई अभिकथन किया गया है, तब यहाँ पे क्या करेगा? जो पुलिस अधिकारी है ऐसे अपराध की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है वैसे ही मजिस्ट्रेट उसके कथन अभिलिखित करेगा। यानी कि जैसे ही यहाँ पे क्या किया जाता है, पुलिस को ऐसी सूचना मिलती है कि ऐसा अपराध हुआ है, कौन सा? रेप वाले मामले हुए, एसिड अटैक वाले मामले, तो उसी तरह से जैसे ही पुलिस को ऐसी सूचना मिलेगी वैसे ही क्या किया जाएगा, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके कथन को अभिलिखित किया जाएगा। क्योंकि ऐसे मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी जल्दी कंप्लीट करनी होगी, ट्रायल भी जल्दी कंप्लीट करना होगा, जजमेंट टाइम लिमिट जो बांध दिया है, तो इसके कारण से ये सारी चीज़ जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इसमें एक प्रोविजो आता है। प्रोविजो यहाँ पे 4 प्रोविजो बताए गए हैं। पहला प्रोविजो जो कहता है कि ऐसा कथन महिला मजिस्ट्रेट द्वारा या और उसकी अनुपस्थिति में, पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में, यानी कि जो ऊपर हमने धाराएं पढ़ी, कौन सी धारा? जो रेप वाले मामले थे, और दूसरा और कौन सा था? एसिड अटैक वाले मामले थे। उनमें क्या किया जाएगा? जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर स्टेटमेंट हो सकता है वो महिला का हो, तो महिला के जो स्टेटमेंट हो गए वो कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे? तो यहाँ पर किसी महिला के द्वारा लिखा जाएगा, रिकॉर्ड करवाया जाएगा महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। या फिर मान लीजिए महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? पुरुष मजिस्ट्रेट करेगा और महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ दूसरा परंतु कहता है, यदि मामला 10 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है तो मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करें। अब मान लीजिए संस्वीकृति किसी ऐसे मामले में हो रही है जिसमें सज़ा कितनी है? 10 वर्ष से अधिक की है। 10 वर्ष से अधिक दैट मीन्स कि यहाँ पर मृत्युदंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। तो ऐसे मामले में अगर पुलिस के द्वारा जो लाए गए, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य, जब पुलिस वाले क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ साक्ष्य आते हैं, उसको लेके जाता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उन साक्ष्य को कथन के रूप में अभिलिखित करेगा। तीसरा परंतु यहाँ पे कहता है, यदि मान लीजिए जिसका कथन रिकॉर्ड करना है वो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निशक्त है, यानी कि वो दिव्यांग है, वो चल नहीं सकता, हो सकता है बोल नहीं सकता होगा, तो फिर वहाँ पे क्या करेगा? मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता तो क्या करेगा? इशारे से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय विशेष प्रबोधक यानी कि स्पेशल एजुकेटर का प्रयोग करेगा। स्पेशल एजुकेटर द्विभाषीय कौन होता है? जो 2 भाषाएं बोलता हूँ, जो उसको आसानी से समझा सके। विशेष प्रबोधक हो गए, स्पेशल एजुकेटर हो गए, जो सामने वाले की अगर इशारों बता रहा है तो इशारा समझ सके। इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको अभिलिखित किया जाएगा कथन को। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहता है, फोर्थ प्रोविजन जो है वो कहता है अस्थायी स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निषिद्ध व्यक्ति के कथन द्विभाषीय विशेष प्रबोधक की सहायता से श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे तो कहता है कि स्पेशल एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे जाके क्या किया जा सकता है? कथन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ फोर्थ परंतु यहाँ पे कहता है कि वीसी के माध्यम से या फिर मोबाइल फोन के माध्यम से भी यहाँ पे अभिलिखित करवाया जा सकेगा। मोबाइल फ़ोन ये वाला पहले तो था नहीं, अब आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें भी क्या किया जा सकता है? इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद आता है जो बी नंबर का, ठीक है, यहाँ पे कहता है अस्थायी स्थायी रूप से मानसिक रूप से असक्त निशक्त व्यक्ति कथन बाधित साक्ष्य अधिनियम धारा 142 में मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन माना जाए। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट तक नहीं आ सकता, न्यायालय तक नहीं आ सकता, तो जो उसका स्टेटमेंट लिया गया था उसको ही क्या मान लिया जाता है? मुख्य परीक्षा मान लिया जाता है, यानी चीफ मान के फिर इसमें से क्रॉस किया जाता है। अगर अभियुक्त व्यक्ति जो उसको क्रॉस करना है तो फिर यहाँ पे इसी के माध्यम से क्या किया जाएगा? जो कथन किया गया था उसी को मुख्य परीक्षा मानते हुए क्या किया जाएगा? उसका क्रॉस करवाया जाएगा, जिरह करवाया जाएगा। सातवां यहाँ पे मैंने बताया था जो कि संस्वीकृत कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसे जांच या विचारण की अधिकारता है। अब ऊपर सबसे पहले क्लॉज में मैंने पहली चीज़ बताई थी कि अगर वो उस मजिस्ट्रेट को अधिकारता हो या ना हो,
वो क्या कर सकता है, संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अधिकारिता थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अधिकारिता नहीं थी तो फिर क्या करेगा कि ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसको इसी जांच या विचारण करने के उस मामले में अधिकारिता होगी, जुरिस्डिक्शन होगी, उसमें भेज देगा। अब वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर सेक्शन 183 आप पढ़ रहे हो तो इसके साथ एक धारा और पढ़ लो, धारा 509, ठीक है ना, रेड विथ करके ये इसमें लिख लेना, तो सब 509, क्योंकि जो सेक्शन 183 के बयान होते हैं ना उसका खंडन भी किया जा सकता है। ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ से जब मान लीजिए जजमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, या फिर तो यहाँ पे जो सेक्शन 183 का बयान है उसको किसी अपील में, ठीक है, कि जो रेफरेंस होता है, रिवीजन होता है, अपील होती है, इसमें क्या किया जा सकता है, 183 के बयान का खंडन किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको ऐड करते हुए पढ़िएगा, वहाँ पे पढ़ेंगे जब धारा 509 BNSS की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा इसी संहिता की, तो वहाँ पे इस तरह के प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्शन 184 की, तो यहाँ पे अगर बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा की बात करता है, अगर जिसके साथ बलात्कार हुआ है, ठीक है ना, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, उसके क्या करना, ये उसकी चिकित्सीय परीक्षा की बात करता है, शारीरिक परीक्षा की बात करता है। तो 164A पहले हुआ करता था, अब 184 हो गया। वहीं अगर हम बात करें बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा, यानी जिसने रेप किया है उसकी अगर हम यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सेक्शन 52 बात करता है, लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ है तो उसकी परीक्षा अगर करवानी है तो सेक्शन 184 में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहता है कि जब यहाँ पर चिकित्सीय परीक्षा होगी, जब यहाँ परीक्षा की जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब यहाँ पे रिपोर्ट बनाएगी, उसमें ब्यौरे बनाए जाएंगे, रिपोर्ट बनाई जाएगी शारीरिक परीक्षा में बलात्कार की पीड़ित व्यक्ति की, तो वहाँ पे महिला का क्या लिखना होगा, महिला को किसने लाया है, उसका नाम पता लिखना होगा, महिला की आयु लिखनी होगी, DNA प्रोफाइलिंग के लिए महिला से ली गई कौन कौन सी सामग्री है वो सारी चीज़ लिखनी होगी। जैसे महिला का मान लीजिए वो जिसे रेप हुआ तो स्पर्म वगैरह क्या मिल रहे हैं, ठीक है ना, बाल मिले हैं या फिर कुछ और चीज़ मिला है, तो वो सारी चीज़ जो भी चीज़ भी लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा। महिला के शरीर पर क्या क्षति हुई है वो लिखना है, साधारण मानसिक दशा क्या थी, ये सारी चीज़ लिखने के बाद क्या किया जाएगा, एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, और इस निष्कर्ष को क्या किया जाएगा, सेक्शन 193 जो आपका चालान पेश होता है, ठीक है, तो उस चालान के साथ इसमें क्या किया जाएगा, दस्तावेज के एक भाग के रूप में लगाकर पेश किया जाता है। ये हो गया आपका बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा के बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्शन 185, तो ये पहले से 165 में वो करता था, तो यहाँ पे कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। अब बिना वारंट के तो तलाशी ली नहीं जा सकती, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बिना वारंट के भी तलाशी ली जा सकती है। कब ली जा सकती है, तो वहाँ पे यही चीज़ बताता है कि थाने के बाहर साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस के पास, अगर जो है जो थाने का बाहर साधक अधिकारी है, ठीक है, थाना इंचार्ज है वो हो गया, या फिर अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस पुलिस वाले को ऐसा लगता है या फिर विश्वास करने का कारण है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एक चीज़ है किसी स्थान पर रखी हुई है, और उस स्थान पे उस तलाशी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वारंट का अगर उसने वेट किया, ठीक है ना, प्रतीक्षा की, तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। तो क्या करेगा, अपने थाने के सीमाओं के अंदर जो चीज़ पाई जा सकती है उसको क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा और तलाशी लेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कहता है कि उसको विश्वास क्यों है, भाई कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण उसको ऐसा विश्वास करने का उचित आधार प्रतीत हो रहा है। तो जो आधार उसको प्रतीत हो रहा है जिस आधार पर, तो उसको केस डायरी में भी लिखबद्ध करेगा, ठीक है। तो उसको केस लेखबद्ध करने के बाद क्या करेगा, उस स्थान की तलाशी लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बिना वारंट के तो नहीं लिखा, लेकिन बिना वारंट के ही लेगा, क्योंकि अगर वारंट की इंतजार करे तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ रहती है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन, ये है आपका सेक्शन 187 जो पहले 167 में हुआ करता था। वहाँ पे कहता था कि जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा ना हो सके तब क्या प्रक्रिया होगी। जैसे आप अभी देखते हो सेक्शन 58 पढ़ते हो BNSS की, वहाँ पे क्या कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, अन्वेषण पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर पुलिस वाले क्या करेंगे,
तो उसके बारे में पूरा प्रोविजन यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले आता है आपका पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, और फोर्थ पॉइंट कि क्या 18 वर्ष से कम आयु की महिला को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है क्या। अगर मान लीजिए महिला ने कोई अपराध किया और 18 वर्ष से कम आयु की है तो क्या उसको जेल भेज दिया जाएगा क्या। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये देखिए कि पुलिस कस्टडी क्या होती है। पुलिस कस्टडी वह कस्टडी होती है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, जैसे आज गिरफ्तार किया गया और आज से क्या करना है, पुलिस वालों को वहाँ पे उसको गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन 24 घंटे के अंदर पेश तो करना है उनको। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन उनको लगता है कि और करनी चाहिए, इनसे और पूछताछ करनी है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे और वहाँ पे उनसे कस्टडी मांगेंगे मजिस्ट्रेट से। जब मजिस्ट्रेट चाहे तो यहाँ पर अधिकतम 15 दिन की कस्टडी दे सकता है। वो भी अब 15 दिन की एक साथ कस्टडी नहीं देगा, हो सकता है 2 दिन की दे, हो सकता है 3 दिन की दे, फिर 4 दिन की और बढ़ा दे, फिर 2 दिन की और बढ़ा दे। इस तरीके से करके कुल मिलाकर 15 दिन की ही पुलिस कस्टडी होती है। अगर उससे ज़्यादा और पूछताछ करनी है तो फिर जो आपकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी वो 60 या फिर 90 दिन की है, और वो 60 या 90 दिन क्या कहलाती है, वो जुडिशियल कस्टडी कहलाती है, ठीक है। और अगर इन 60 या 90 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता और वह व्यक्ति जेल में है, आरोपी जेल में है, तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर जो अभियुक्त व्यक्ति है वो जमानत देने को तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और कंडीशन क्या लगेगी, जब भी यहाँ पे बुलाया जाएगा तो आपको हाजिर रहना है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने के कारण उसको जमानत का लाभ मिला है वो क्या कहलाता है, वो डिफ़ॉल्ट बेल कहलाता है। हिंदी में इसको बोला जाए, इसको बोलते हैं चूक जमानत, चूक जमानत, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट ये हम बात करते हैं कि 18 वर्ष कम आयु की महिला को पुलिस अभिरक्षा में भेजा सकता नहीं, पुलिस की अभिरक्षा में नहीं भेजा जा सकता। यहाँ पे कहता है एक महिला का गृह प्रतिप्रेषण गृह होता है, ठीक है, महिलाओं के लिए प्रतिप्रेषण गृह, रिमांड होम, ठीक है, उनके लिए, या फिर जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाएं होती हैं महिलाओं के लिए, वहाँ पे भेजा जा सकता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस सेक्शन में। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो सब सेक्शन है वो क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है, ठीक है ना। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको गिरफ्तार किया गया हो, साथ ही साथ वो अभिरक्षा में निरुद्ध हो, बंद हो, साथ ही ये यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं जो अन्वेषण कर रहे हैं उनको लगता है, यहाँ पे प्रतीत होता है कि धारा 58 के दिन नियत 24 घंटे में, क्योंकि धारा 58 क्या कहती है कि आपको 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर छोड़ देना उनको, या उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे 24 घंटे जो बताए गए हैं सेक्शन 58 में, उसमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो फिर यहाँ पे और विश्वास करने का कारण है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधार पे, यानी जो ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उसने ऐसा अपराध किया है, तो उसके लिए एक दृढ़ आधार है, बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे उसने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, अन्वेषण करना है। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अन्वेषण करने वाला पुलिस जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यानी सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का होगा, तो क्या करेगा, निकटतम मजिस्ट्रेट को विहित डायरी की एक प्रतिलिपि के साथ अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। जो भाई विहित डायरी कौन सी, जो पुलिस डायरी होती है। पुलिस डायरी क्या होती है कि जो दिन प्रतिदिन जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन, किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन कितने तारीख से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कब समाप्त हुई, उस कहाँ गए, किससे स्टेटमेंट लिए, ये सारी चीज़ जो पुलिस वाले करते हैं ना, उस मामले से संबंधित पूरी एक एक चीज़ उसमें लिखते हैं। कितने बजे हुई, ठीक है, घटना कब की है, यहाँ पर वो कितने बजे पहुँचे थे मामले को देखने के लिए, स्टेटमेंट कितने बजे लिए, किसी स्थान पे गए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होगी। तो वो जो डायरी है ना, उसको एक डायरी को क्या करेंगे, अब एक दिन में इतना इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं होगा, तो जो भी यहाँ पे डायरी उन्होंने मेंटेन किए हुए लिखा होगा उसको क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी भेज देंगे, साथ ही साथ अभियुक्त को भी भेजेंगे। अभियुक्त की पर्सनली वहाँ पे उपस्थिति होनी चाहिए। अगर इसको कस्टडी चाहिए, पुलिस कस्टडी, तो फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना हो, उसको पर्सनली यहाँ पे भेजना पड़े, फिजिकली वहाँ पे शारीरिक रूप से पेश करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी एक डायरी के प्रतिलिपि के साथ। अब मान लीजिए अब आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अब मजिस्ट्रेट के समक्ष मान लीजिए भेज दिया गया उस व्यक्ति को, आरोपी को। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाता है ना, तो फिर वहाँ पे जब मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है
वो आपको 15 दिन की या तो पूर्णतः ही या फिर भागतः यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके से 15 दिन की एक साथ कस्टडी नहीं देता है, ठीक है ना। 2 दिन की देगा, 4 दिन की देगा, 5 दिन की दे देगा, ठीक है, इस तरीके से देता है और टोटल 15 दिन तक के लिए दे सकता है। अधिकतम की बात कर रहा है, अधिक से अधिक 15 दिन की पुलिस कस्टडी की बात करता है। तो ये हो गया आपका पुलिस कस्टडी। अगली बात समझ में, यहाँ पे अगर ये किसके बारे में, अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता उसके बारे में पुलिस क्या करेगी, पुलिस कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट के साथ उसको पेश करेगी विहित डायरी के साथ, एक प्रतिलिपि के साथ। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अधिकतम 15 दिन तक के लिए निरोध प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ कहता है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा, अब पुलिस कस्टडी से अन्यथा क्या होगी, जुडिशियल कस्टडी होगी। ये जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस कस्टडी यानी पुलिस अभिरक्षा नहीं है तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा कितनी होगी, 15 दिन की अवधि से आगे के लिए क्या कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है निरोध, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर पुलिस कस्टडी की बात की जाए तो 15 दिन, अधिकतम 15 दिन तक है। उसके बाद की जो कस्टडी दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा वो क्या कहलाती है, जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। यहाँ पे लिखे हुआ ना, पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध करना, वो क्या कहलाता है, जुडिशियल कस्टडी कहलाएगी। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कहलाएगी जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो ये 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सके जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। अब यहाँ पे जब 15 दिन के लिए कस्टडी कंप्लीट हो चुकी है और पुलिस वालों को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन और करना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर पर्याप्त आधार होगा तभी मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इसमें 15 दिन से अधिक की कस्टडी देगा, ठीक है। लेकिन परंतु निम्न से ज़्यादा निरोध का आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन कस्टडी कब कितनी दी जा सकती है और कब दी जा सकती है, अब यहाँ 2 कंडीशन बताता है। 2 कंडीशन क्या बताता है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं कस्टडी नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा, यदि मान लीजिए जो अपराध हुआ है वो उसमें पनिशमेंट कितनी है, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के पनिशमेंट है, जिसमें मृत्युदंड भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, तो उसमें 90 डेज तक का यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए मामला 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, 10 वर्ष से कम के कारावास से, तो फिर यहाँ पे 60 दिन से ज़्यादा का कस्टडी नहीं होगी, जुडिशियल कस्टडी, इतना याद रखना। अब वहीं अगर हम बात करें कि अगर ये जो 90 दिन या 60 दिन बताया गया है ना, अगर इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तो जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जो बंद है, ठीक है ना, जो जेल में बंद है, उसको एक लाभ मिल जाता है, जमानत का लाभ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर वह आरोपी जो है जमानत देने को तैयार है, यानी अभियुक्त जो है जमानत देने को तैयार है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब जब छोड़ दिया जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, इसको चूक जमानत बोला जाता है। इसमें भी ये चीज़ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना, इसको भी क्या बोला जाता है, डिफ़ॉल्ट बेल बोला जाता है। उसके बाद आता है जो हमारा 4th क्लॉज है, वो क्या कहता है, इस धारा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक अभियुक्त को पहली बार और तत्पश्चात हर बार व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया। अब मैंने बताया ना कि जब भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर कस्टडी चाहिए पुलिस वालों को, तो अब जो एक्यूज्ड है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा व्यक्तिगत रूप से, यानी शारीरिक रूप से उसको पेश करना होगा, सशरीर, ठीक है। तो पहली बार या फिर तत्पश्चात जितनी भी बार उनको कस्टडी चाहिए तो उनको भी यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से पेश करना होगा, तब यहाँ पे कस्टडी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे यह एक चीज़ और कहता है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या व्यक्तिगत रूप से श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा पेश किए जाने पर न्याय अभिरक्षा बढ़ा सकेगा। अब यहाँ पे न्याय की अभिरक्षा बढ़ाने की बात आती है, यानी जुडिशियल जो कस्टडी है वो बढ़ाने की बात आती है, तो उसके लिए चाहे आप व्यक्तिगत रूप से आ जाओ, ठीक है, या फिर आप वीसी के माध्यम से उसको उपस्थित करवा दो, तो तब पर भी वहाँ पे क्या किया जा सकता है, न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे पहली बार अगर यहाँ पे कस्टडी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी यहाँ पे, तो आपको सशरीर उसको पेश करना पड़ेगा। अगली बात समझ में, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर 5वां सबसेक्शन क्या कहता है कि अगर जो 2nd क्लास मजिस्ट्रेट है वो दे तो सकता है, यहाँ पे निरोध प्राधिकृत कर सकता है, कस्टडी दे सकता है, लेकिन कौन सा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दे सकता है, जिसको हाई कोर्ट ने क्या किया हो, हाई कोर्ट ने उसको एथोराइज किया हो, सशक्त किया हो कि आप इसको निरोध प्राधिकृत कर सकते हो, तभी वो कर सकता है। अदरवाइज इसको पावर नहीं होगी कि उस 2nd क्लास मजिस्ट्रेट या आप कस्टडी दे सके, ये होगी। उसके बाद इसमें एक परंतु है,
परंतु जो आपका स्पष्टीकरण 2 दिए हैं, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। स्पष्टीकरण 2 के नीचे आपका परंतु दिखेगा कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की महिला है तो उसको किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोधक प्राधिकृत किया जाएगा, अन्यथा इसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद आता है 6 सेक्शन, ठीक है ना। 6वां उपधारा क्या कहती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के ना मिलने पर। अब मान लीजिए जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिल पाए, अगर पुलिस वालों को कस्टडी चाहिए और 24 घंटे बीतने वाले हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है तो फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या कर सकते हैं, कस्टडी दे सकते हैं, लेकिन 7 दिन तक ही दे सकते हैं। 7 दिन के बाद इनको क्या करना होगा, ये मामले को ट्रांसफ़र करना होगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उनको ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहता है कि उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व, यानी कि जो 7 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है, वो 7 दिन के समाप्त होने के पहले ही जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष जो भी अभिलेख आए थे, जो भी मामले का अभिलेख लाया गया था, सो अब मामले संबंधी जो डायरी थी उसकी डायरी की प्रविष्टियाँ थी, डायरी तो हो नहीं सकती डायरी क्योंकि थाने में रहती है, तो डायरी की जो प्रविष्टियाँ थी उन सभी को क्या करेगा, न्यायिक निकटतम जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसको भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। ये हो गया। उसके बाद आता है 8वां, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई आदेश देगा, यानी कि अगर मान लीजिए सीजीएम होता है, सीजीएम अगर कस्टडी देता है, पुलिस कस्टडी देता है, जुडिशियल कस्टडी देता है, न्यायिक अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा, तो फिर वहाँ पे उसको कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई आदेश किसी को भेजे। लेकिन अगर सीजीएम से नीचे के कोर्ट है, यानी कि फर्स्ट क्लास जेएमएफसी है, जेएमएससी है, अगर वो देते हैं ऐसा आदेश, तो फिर उसकी आदेश की एक प्रति किसको भेजनी होगी, सीजीएम को भेजनी होगी। ये हो गया। उसके बाद आता है सब सेक्शन 9। यहाँ पे कहता है यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त गिरफ्तार किए जाने की तारीख से, अगर मान लीजिए जब ये कोई ऐसा मामला है जो समन मामले के रूप में विचारणी है, ठीक है ना, समन मामले के रूप में उसका ट्रायल चलना है, और उस मामले में जब से गिरफ्तारी हुई है उसके 6 महीने के तक उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ ही, इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, अभी 6 महीने बीत गए, तो यहाँ पे जब 6 महीने बीत जाएंगे ना, तो ये मजिस्ट्रेट जो है आगे इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण करने का जो आदेश कर सकता है कि इसको आप रोक दो, यानी इन्वेस्टिगेशन आपको आप रोक दो, क्योंकि इसमें समन मामले के रूप में विचारणी मामला है, छोटा सा मामला है, और आप इतने टाइम तक क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है आपकी, तो उसको रोकने का भी आदेश दे सकता है। लेकिन ये कब नहीं देगा, जब तक मान लीजिए पुलिस वाले इसको अन्वेषण करने वाले अधिकारी जो है वो मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना आवश्यक है, और क्यों आवश्यक है ये प्रॉपर रीजन बताते हैं, तो फिर यहाँ पे आदेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आदेश दे दिया गया रोकने का, तो फिर यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। फिर अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे दिया गया, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे कहता है 10वें में कि उपधारा 9 के अधीन अन्वेषण रोकने का आदेश अगर दिया गया है तो वहाँ सेशन न्यायाधीश के आवेदन किए जाने पर, यानी कि सेशन न्यायाधीश को अगर कोई आवेदन किया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन इसको जारी रखना आवश्यक है ताकि यह मामला सही तरीके से इसमें न्याय मिल सके, तो फिर वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर उस आदेश को रद्द किया जा सकता है। कौन सा है, इन्वेस्टिगेशन को रोकने वाला आदेश को, और फिर से इन्वेस्टिगेशन जारी किया जा सकता है। उसके बाद आता है अब नेक्स्ट जो है 189 और 190। 189 क्या कहता है, आपने सुना होगा खात्मा लगता है, ठीक है ना। खात्मा किस में लगेगा, खात्मा रिपोर्ट यानी कि क्लोजर रिपोर्ट, जी ऐसे मामले में जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो, अगर कोई मामला ऐसा आया है जिसमें कोई साक्ष्य ही नहीं है कि उस अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, तो जब साक्ष्य नहीं है तो आगे की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, तो वहाँ पे अभियुक्त को क्या किया जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और एक क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाएगी। और छोड़ा कैसे जाएगा, बंद पत्र जमानत पत्र निष्पादित किए जाने पर। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष जो मामला विचारणीय होना है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी उसको बुलाया जाएगा वो हाजिर रहेगा, ठीक है ना, उससे अपेक्षा की जाएगी और बंद पत्र जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाएगा और एक खात्मा रिपोर्ट लगाया जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 189। अगर पूछा जाए खात्मा रिपोर्ट कौन सी धारा में लगता है, तो पहले 169 में लगता था, अब कहाँ पे लगेगा 189 में, ठीक है ना, सीआरपीसी और बीएनएसएस। वही अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। इसकी हेडिंग याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। मैंने बताया अभी कि जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा तो क्या किया जाता है, एक डायरी बनाई जाती है जिनमें दिन प्रतिदिन की जो भी कार्रवाई होती है उस डायरी में लिखा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है, इसको पुलिस डायरी भी कहते हैं, केस डायरी भी कहते हैं,
तो एक सेक्शन 192, ठीक है, पहले 172 में था, अब 192 में आ चुका है। यहाँ पे पहला जो सब सेक्शन है ये कहता है कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी दिन प्रतिदिन की कार्रवाई को एक डायरी में लिखेगा। यानी कि जो अन्वेषण कर रहा है, जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो क्या करेगा, वो एक डायरी बनाएगा और उस मामले से संबंधित जितनी भी चीज़ें करता है कि उसको वह समय, कौन सा समय जब उसे सूचना मिली, यानी सूचना उसको किस टाइम पे मिली, वह अन्वेषण कब उसने आरंभ किया था, उसने कब समाप्त किया, किस स्थान पर गया, किससे मिला, क्या उस मामले के बारे में पता चला, वो सारी चीज़ें एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट नोट करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है कि धारा 180 की पुलिस कथन डायरी में अंतर स्थापित किया, यानी कि जब पुलिस कथन किया जाता है सेक्शन 180, यानी पहले आपका 161 में होता था ना सीआरपीसी में, अब यहाँ पे 180 में होता है, तो 180 के पुलिस कथन क्या किए जाएंगे, उस डायरी में अंतर स्थापित किए जाएंगे, यानी लिखे जाएंगे, लिखित किए जाएंगे। फोर्थ नंबर ये आता है, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट नहीं था, फोर्थ नंबर आ जाइए कि कोई दंड न्यायालय जांच विचारणा में डायरी मंगा सके किंतु उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया। अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है ना, जिसके समक्ष विचारण चल रहा है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो उस जांच या विचारण के टाइम पे सहायता के लिए, ठीक है ना, साक्ष्य के रूप में तो उपयोग किया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे जांच या विचारण में सहायता के लिए जो न्यायालय है वो चाहे तो उस डायरी को मंगा सकता है, किंतु उसका उपयोग जो है एविडेंस के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सिर्फ न्यायालय ही मंगा सकता है, बाकी किसी के पास पावर नहीं, ना ही आरोपी के पास, ना ही आरोपी के अधिवक्ता के पास, ना ही आरटीआई के तहत आप इसको मंगा सकते हो डायरी को। ठीक है, सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं मंगा सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे कहता है। यहाँ पे 5वां नंबर कहता है कि ना तो अभियुक्त यानी कि जो एक्यूज्ड है, ना ही वो मंगा सकता है इस डायरी को, ना ही उसका अभिकर्ता, ना ही उसका एजेंट जो है या फिर जो उसका अधिवक्ता है वो डायरी मंगाने का हकदार होगा। ठीक है ना, यानी कि उसको कोई हक नहीं होगा कि वो इस डायरी को मंगा सके, किंतु जो पुलिस अधिकारी जिसने उसे लिखा है उस अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। अब मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो इन्वेस्टिगेटर का क्या होता है, एक गवाही भी होती है कि उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है। तो उस चीज़ को जानने के लिए, भाई एक मामला तो रहता नहीं, कई मामले रहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस मामले को क्या क्या किया था उसने, वो चीज़ देखने के लिए, अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए वो देख सकता है। आगे बात में ये हो गया। अब जो मैंने आरटीआई वाला बात की थी तो एक केस आया था, कौन सा केस था, बालाकराम बनाम उत्तराखंड 2017 का मामला था सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था कि क्या सूचना के अधिकार के तहत पुलिस डायरी मंगाया जा सकता है कि नहीं मंगाया जा सकता। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप पुलिस डायरी को आरटीआई के तहत भी नहीं मंगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो एक गोपनीय दस्तावेज है पुलिस वालों का, तो इसलिए आप उसको नहीं मंगा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर न्यायालय में वह डायरी है तो न्यायालय की अनुज्ञा से, यानी न्यायालय की अनुमति से आप देख सकते हो, लेकिन उसको मंगा नहीं सकते हो। ये इस केस में कहा गया था। अब तुम बात आती है अन्वेषण समाप्त होने की, यानी कि अभी तक हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा कि अन्वेषण देखा कि किस प्रकार से कथन रिकॉर्ड किए जाएंगे, किस प्रकार से एफआईआर दर्ज की जाएगी, ठीक है, किस प्रकार से डायरी आती है, किस प्रकार से डायरी मेंटेन होती है, किस प्रकार से चालान पेश। अब यहाँ पे चालान जब पेश होने की बात आती है तो सेक्शन 193 में आ जाओ। पहले 173 में होता था, अब 193 में होगा। अब इसका जो हेडिंग है, हेडिंग क्या कहती है, हेडिंग कहती है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। अभी तक आपने पुलिस अन्वेषण पूरा किया, अब अन्वेषण जब समाप्त हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट बना के सबमिट की जाती है। कहाँ पे, न्यायालय में सबमिट की जाती है। तो इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कहता है कि अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा अन्वेषण, यानी कि कोई विलंब ज़्यादा नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे क्लॉज में ही जैसे ही आते हो वहाँ पर कहता है कि अगर मामला ऐसा है जो रेप वाले हैं, ठीक है, 66 से 68, ठीक है, 70, 71 या बालक संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 पॉक्सो की बात करता है, उसकी अगर धारा की या इस धारा की अपराध है तो उसमें क्या किया जाएगा, कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। तो जो पुलिस वालों को जब ऐसी इसकी सूचना मिलती है, जब ऐसे अपराध की सूचना मिलती है तो उसके अपराध के अभिलिखित करने के, यानी जो सूचना अभिलिखित की गई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने के अंदर क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा।
बाकी ऊपर किसी भी मामले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का ऐसा कुछ प्रॉपर टाइम नहीं लिखा है, लेकिन अगर ये मामले आते हैं BNS की धारा 64 से 68 आ गई, ठीक है, 70 आ गई, धारा 71 आ गई, या फिर पॉक्सो की धारा आती है 4, 6, 8, 10 जिसमें पनिशमेंट बताए गए, उसके तहत अगर अपराध होता है तो उस अपराध की जब सूचना दी जाती है पुलिस वालों को, तो उस सूचना अभिलिखित करने के 2 महीने के अंदर क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर इसी तरह के प्रोविजन अगर हम देखें तो सेक्शन 346 BNSS, इसी संहिता की BNSS की सेक्शन 346 यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे तो आपको इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट करने की बात करता है इन धाराओं में, लेकिन इन्हीं धाराओं में अगर ट्रायल की बात करें तो ट्रायल आपको 346 क्लॉज 1 में बताया, परंतु में बताया गया, इसके कहा गया है कि 2 महीने के अंदर इसका ट्रायल भी कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर बात करें, अगर ऐसे ही मामले आते हैं इनकी अपील होती है, तो अपील के बारे में धारा 415 का क्लॉज 4 में बताया गया है कि यहाँ पे कहता है कि अगर अपील की गई है तो अपील की तारीख से 6 महीने के अंदर इसको निपटाया जाएगा। तो यानी कि अगर इन धाराओं के अधीन अपील तक की बात आती है तो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, 2 महीने में ट्रायल और 6 महीने के अंदर अपील का निपटारा करना है, ठीक है ना। 6 महीने का जब से अपील की जा रही है तब से, ये हो गया आपका। और यहाँ पे ट्रायल की बात कब से होगी, जब यह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट सबमिट होगी, उसके 2 महीने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आता है थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज क्या कहता है, जैसे ही अन्वेषण पूरा होता है वैसे ही पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा भीतर प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से भी एक रिपोर्ट भेजेगा। यानी कि अब इसको एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, वो भी एक संसूचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये हो गया। तो 193 के क्लॉज 3 में क्या किया जाता है, यहाँ पर चालान पेश किया जाता है, चार्जशीट जिसको बोलते हो आप। वहीं अगर हम बात करें 7वां क्लॉज 4, 5, 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। 7वां क्लॉज कहता है यदि पुलिस की राय है, यानी कि पुलिस का ओपिनियन है, पुलिस को लगता है कि कोई ऐसा कथन का कोई भाग है, ठीक है ना, कथन की कार्रवाई के विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट किए गए हैं बहुत सारे, अब उस स्टेटमेंट में से कोई भाग ऐसा है जो उस कार्रवाई के विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है, सुसंगत नहीं है, या फिर उनको पुलिस की राय है कि जो अभियुक्त को ऐसा कथन दिखाना उचित नहीं होगा क्योंकि यह न्याय हित में आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि अगर उनको दिखा दिया जाए तो आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए उस मामले को सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन में, या फिर अन्य किसी भी जांच विचारण में, किसी गवाह है, कोई साक्षी है, उसको धमकी दे, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर पुलिस वालों को लगता है कि ऐसा करना कि वो जो कथन किया गया है या कथन का वो भाग है उसको उपदर्शित करना कि अभियुक्त की दी जाने वाली प्रतिलिपि, यानी कि जब चार्जशीट पेश होती है तो उसकी एक कॉपी अभियुक्त को दी जाती है। अगर पुलिस वालों को लगता है कि किसी ऐसे कथन का एक प्रति उसको नहीं देना चाहिए तो वहाँ पे इसका निवेदन करते हुए एक नोट भेजा जाएगा, किसको, मजिस्ट्रेट को। कौन भेजेगा, पुलिस वाले भेजेंगे। तो पुलिस वाले जैसा चाहें तो उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हालांकि एक केस के माध्यम से बताया भी गया था कि सारे दस्तावेज आपको देने होंगे ताकि प्रॉपर जो अक्यूज्ड है प्रॉपर डिफेंस ले सके, ठीक है। उसके बाद आता है 9 नंबर की, यहाँ पे क्या कहता है, इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के दिन भेजी गई रिपोर्ट के पश्चात आगे और इन्वेस्टिगेशन प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। अब यहाँ पे अब मान लीजिए एक बार चार्जशीट पेश हो गई, चालान पेश हो गया, ठीक है। अब चालान पेश हो गया लेकिन बाद में पुलिस वालों को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ और इस पर इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ, कुछ दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बाद में उसको पेश नहीं कर सकते। यहाँ पे वही चीज़ कहता है कि अगर उपधारा 3 में अगर एक बार चार्जशीट पेश हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। वो क्या किया सकता है, जो पुलिस वाले हैं वो चालान एक बार अगर पेश कर दिए तो फिर उसके बाद भी अगर उनको कुछ दस्तावेज प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे पूरे दस्तावेजों का, जो भी साक्ष्य वगैरह आ रहे हैं उन सभी के, और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहाँ पर पेश करेंगे, सेक्शन 193 के क्लॉज 9 के तहत एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाती है। परंतु यहाँ पे कहता है कि विचारण के दौरान न्यायालय के अनुज्ञा से आगे और इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों के भीतर संचालित किया जा सके। यानी कि जब विचारण मान लीजिए चालू हो गया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चार्जशीट आपका पेश हो गया, इन्वेस्टिगेशन विचारण शुरू हो गया, तो विचारण जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद न्यायालय से अनुज्ञा लेनी पड़ती है कि आगे और इन्वेस्टिगेशन करना है और यहाँ पे 90 दिनों के भीतर संचालित किया जा सकेगा ऐसा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और न्यायालय की अनुज्ञा से और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया आपका
उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 194। सेक्शन 194 क्या बात करता है, आत्महत्या आदि के बारे में। यानी कि जैसे आप देखते होंगे मान ली कहीं डेड बॉडी पड़ी हुई है, लावारिस डेड बॉडी है, तो उसकी मृत्यु समीक्षा करने की बात आती है, ठीक है। तो उस सभी के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि जब थाने के भारसाध अधिकारी को, यानी कि जो थाने का इंचार्ज है, उसको एक सूचना मिलती है, मान लीजिए फ़ोन के माध्यम से मिली या फिर किसी ने उसको बताया जाके, या फिर राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी यानी स्टेट गवर्नमेंट किसी अन्य को एथोराइज किया हो इसी मामले के लिए, तो उसको अगर ऐसी सूचना मिलती है तो वो क्या करेगा। कौन सी सूचना मिलती है, किसी ने उसको सूचना मिलती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली, उसको सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा गया, यानी कि किसी ने उसको मार दिया, या फिर कोई व्यक्ति जीव जंतु के द्वारा मर गया, जीव जंतु ने काट दिया और उसको मार दिया, या फिर किसी ने किसी मशीन के माध्यम से कोई कट गया, कि दुर्घटना में मारा गया। तो यहाँ पर या फिर ऐसी परिस्थितियों में मरा हुआ व्यक्ति जिससे संदेह हो किसी ने अपराध किया हो, तो जब इनको ऐसी सूचना मिले, इस प्रकार की सूचना मिलती है थाने के भारसाध अधिकारी या पुलिस अधिकारी को, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट। अब मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कौन कौन मजिस्ट्रेट हैं, तो आपके दो मजिस्ट्रेट हैं। पहला आता है जो जिला मजिस्ट्रेट और दूसरा आता है उपखंड मजिस्ट्रेट। या तीसरा एक और आता है, या जो जिला मजिस्ट्रेट या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी को एथोराइज किया गया हो, किसी को इस विशेषतः इस प्रकार के मामले के लिए नियुक्त किया गया हो, किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, वो भी क्या मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे कहता है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए कोई भी अगर सशक्त मजिस्ट्रेट है, उसको क्या किया जाएगा, उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देगा। कौन देगा, वो पुलिस अधिकारी देगा जिसको ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि किसी ने आत्महत्या की है, जीव जंतु के द्वारा मरा है, ठीक है ना, ऐसे परिस्थिति में मरा है कि संदेह है कि किसी ने अपराध किया। इस तरीके से अगर कोई सूचना मिलती है तो निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा, ठीक है ना। और कौन से कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो मृत्यु समीक्षा यानी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सक्षम है, उसको यहाँ पर सूचित किया जाएगा। अब सूचना देने के बाद क्या किया जाएगा, वह उस स्थान में जहां मृत व्यक्ति का शरीर है, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। जब रिपोर्ट तैयार करने की बात आती है तो जहाँ पे उस व्यक्ति का शरीर है, जहाँ पे मृत व्यक्ति डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस स्थान पे जाएंगे। वहाँ पे जिस स्थान पे है तो उस स्थान के पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासी होंगे, यानी कि दो या अधिक जो सामान्य व्यक्ति होंगे, उनकी उपस्थिति में क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाएगा, मृत्यु के दृश्यमान कारण लिखा जाएगा। दृश्यमान कारण कौन कौन से क्या हो सकते हैं, कि उस बॉडी में, जो डेड बॉडी है, उसमें किस प्रकार के घाव हैं, कोई उसमें जहर का निशान तो नहीं है, नीला तो नहीं पड़ गया उसका शरीर में जो कोई सूजन तो नहीं है, ठीक है ना, क्या क्या जो सामने दिख रहे हों, या दृश्यमान का मतलब जो सामने बिल्कुल दिख रहे हों, उस प्रकार की जो भी चोट लगी हुई है, उस सभी का क्या किया जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी। किस आयुध के द्वारा यानी किस यंत्र के द्वारा कटा है, किस उपकरण के द्वारा उसमें कुछ चोट आई जिससे मर गया, ये सारी चीज़ करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब दूसरा सब सेक्शन कहता है कि जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उस रिपोर्ट में जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे, उस पुलिस वाले क्या करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही साथ जो पुलिस वालों के साथ ऐसे अन्य व्यक्ति भी हस्ताक्षर करेंगे जो उस रिपोर्ट से सहमत हैं कि हाँ ऐसा घटना सही में हुई थी। तो जो सहमत है उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और ऐसी रिपोर्ट जब तैयार हो जाएगी तो किसको भेज दिया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर तत्काल उसको भेज दी जाएगी। अब बात यहाँ पे एक चीज़ चेंजेस की बात आती है। अगर सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में 24 घंटे नहीं लिखा था, वहाँ पर बस इतना लिखा था कि जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। यहाँ पर अब क्या कर दिया गया है कि एक टाइम बता दिया कि 24 घंटे के अंदर इसको क्या करना हो, रिपोर्ट तैयार करके उस जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। अगली समझ में ये हो गया। वहीं अगर तीसरे खंड की बात करते हैं, सबसेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए मामला ऐसा है, कौन सा मामला है, जो ऐसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या, यानी किसी महिला ने क्या किया, आत्महत्या कर ली और वह विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या हुई हो। दूसरा कहता है कि यदि मान लीजिए महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जो संदेह उत्पन्न करती है किसी ने अपराध किया, यानी 7 वर्ष के भीतर तो उसका विवाह के 7 वर्ष के भीतर तो मृत्यु हुई है, ठीक है ना। ऊपर वाले में आत्महत्या की बात करता है, लेकिन दूसरे में क्या कहता है, उसकी मृत्यु की बात करता है। उसकी मृत्यु तो हुई है लेकिन उससे यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि उसने किसी ने अपराध किया है।
थर्ड नंबर क्या कहता है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु में महिला के नातेदार निवेदन, यानी कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु तो हो गई, लेकिन उस महिला के नातेदार जो होते हैं उन्होंने क्या किया, मान लीजिए उन्होंने एक निवेदन किया कि ये मृत्यु जो है उन लोगों ने की है। अब किन लोगों ने की, अब ऐसा अगर उन्होंने निवेदन में किया होगा उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट, मृत्यु के कारण बाबत कोई संदेह, यानी कि जो डेथ हुई है उसका कोई रीजन है, संदेह हो रहा होगा कि कोई अपराध हुआ होगा, ठीक है ना। पांचवा कहता है किसी अन्य कारण से जो पुलिस आवश्यक समझे वो क्या करेंगे, इन सभी मामले में क्या किया जाएगा, उस अधिकारी द्वारा शरीर को यानी जो बॉडी है उसको एक निकटतम सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा ताकि उसकी मृत्यु का कारण सही से पता चल सके। अब बात आती है मृत्यु समीक्षा कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर जो राज्य सरकार या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अगर एथोराइज कोई अदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे मृत्यु समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो जो जिसको इम्पोर्टेंट किया गया हो किसके लिए, होल्ड इंक्वेस्ट के लिए। उसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 195 क्या बात करता है, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। अब हमने देखा जिस सेक्शन ऊपर 194 देखा, तो 194 में जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो उस मामले से तथ्यों से परिस्थितियों से परिचित हैं, अवगत हैं और उन मामले कार्यवाहियों में आवश्यक है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। किस प्रकार से बुलाया जाएगा, लिखित आदेश के द्वारा उनको समन किया जाएगा कि आप यहाँ पे उपस्थित हो जाइए। लेकिन जो 15 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको उपस्थित करने वाले के लिए यहाँ पे समन नहीं भेजा जाएगा। 60 वर्ष से अधिक के हैं या फिर कोई महिला है, मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, उसको यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। उसके लिए अगर स्टेटमेंट उनका लेना भी है तो कहाँ पे जाएंगे, जहाँ वह निवास करते हैं वहाँ पे जाएगा, किसी अन्य स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। बस इसमें इतना ही है। उसके बाद आता है 196। अब 196 में डेथ का रीजन क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, उसका पता करने के लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, स्वयं इसकी इंक्वायरी करवा सकता है। पुलिस वाले तो मान लीजिए कर ही रहे हैं, तो पुलिस वाले के अतिरिक्त या फिर पुलिस के बजाय जो यानी कि पुलिस मजिस्ट्रेट कह सकते हैं कि रहने दो हम खुद ही करेंगे। मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, भाई तुम रहने दो हम कर लेंगे जांच, तो मजिस्ट्रेट स्वयं इंक्वायरी करवा सकता है। तो यहाँ पे वही मामला है कि जब मामला 194 के उपधारा 3 के खंड 1 और 2, तो जो खंड 3 का 1 क्या बात करता था, जो महिला है विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी आत्महत्या कर रही थी, विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो रही थी। दूसरे खंड में कि संदेह उत्पन्न हो रहा था किसी व्यक्ति ने अपराध किया। अगर ऐसे में मामला क्या हो सकता है, अगर मृत्यु हो सकती है तो मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी तो मान लीजिए कर रही है या फिर कर चुकी होगी, तो उसके बजाय या फिर उसके अतिरिक्त भी मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, यहाँ पे जाँच करवा सकता है। दूसरा यहाँ पे आता है कि जहाँ पुलिस की अभिरक्षा में या फिर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य की अभिरक्षा में कोई व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है फिर या फिर वहाँ से गायब हो जाता है, या फिर अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्संग होता है, किसकी अभिरक्षा में, या तो पुलिस की अभिरक्षा में या फिर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में से, किसी प्राधिकार की अभिरक्षा में से। इस तरह के मामले में क्या किया जाएगा, पुलिस के अधिकारी के बजाय या फिर उसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है वो यहाँ पे जांच कर सकता है। फोर्थ पॉइंट कहता है यहाँ पर कि अगर मृत शरीर, अगर मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, ठीक है, डेड बॉडी उसको गाड़ दिया गया है ज़मीन में, अगर यहाँ पे उसका मृत्यु को कारण पता करवाना है ना, तो मान लीजिए हाल ही में भी गाड़ा गया है, कल गाड़ा गया है, ठीक है ना, आज गाड़ दिया गया सुबह या शाम को, तो इस तरीके से अगर 24 घंटे के अंदर पे ऐसे टाइम पे जब वो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हुई हो, स्टार्ट हुई हो, तो उस टाइम पे क्या किया सकता है, जो मजिस्ट्रेट है उस शरीर को निकलवा सकता है ताकि उसकी मृत्यु का कारण पता चल सके। उसके बाद आता है सबसेक्शन 6। यहाँ पे कहता है उपधारा 2 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा करने के लिए उसके शरीर को निकटतम सिविल सर्जन के पास भेजेगा। यानी उपधारा 2 में जो भी यहाँ पे क्या किया जा रहा था, पुलिस अधिकारी है या मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा था, यहाँ पे अगर किसी की बॉडी की परीक्षा करवानी है तो वहाँ पे जाँच करने वाला अधिकारी जो है उसकी बॉडी को निकटतम सर्जन के पास भेजेगा, सिविल सर्जन के पास भेजेगा ताकि उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सके। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर 13 समझ में आया होगा। अब जो हम बात करेंगे चैप्टर 14 की, जहाँ पे बात करेंगे जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की क्या अधिकारिता है, क्या पावर्स हैं, क्या जुरिस्डिक्शन है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।